नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आरसीसी के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th की साइंस को लेकर, और आपका जो साइंस का एग्ज़ाम है वो 5 अप्रैल 2022 को लगेगा। इससे पहला जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो था बच्चों 31 मार्च को इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग साइंस के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिनमें आपको कई प्रकार की दिक्कत आती है उनका हम लोग रिवीजन कर रहे थे, और उनसे संबंधित किस प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। उसके बाद हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 13 जिसमें हमने बात की बच्चों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को लेकर, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसमें हमने विद्युत के बारे में बात की थी। आज उसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है जिसको प्रकाश कहा जाता है, चैप्टर नंबर जो 10 है जो प्रकाश है बच्चों, उसका हम लोग क्या करेंगे आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पिछले 1-2 दिन से आप सबकी रिक्वायरमेंट थी कि सर प्रकाश चैप्टर का रिवीजन करवाया जाए, उसमें हमारे को दिक्कत आती है बच्चों। आज हम लोग प्रकाश के चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको पढ़ेंगे, और जो आंकिक प्रश्न होते हैं ना उनका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि आंकिक प्रश्नों में सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत आती है। और इस चैप्टर से है ना 9 नंबर का आपका चैप्टर है, और 5 प्रश्न बच्चों आपसे पूछे जाएंगे, अथवा में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। मैं आज सिखाऊंगा किस प्रकार के अलग अलग टाइप के आंकिक प्रश्न है जिनका आपको पढ़ना है। देखो, आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास को एंड तक देखना है बच्चों, उसके बाद आपका पूरा प्रकाश तैयार हो जाएगा। अगर आपको समय मिले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इससे पहले मैंने प्रकाश की 2-3 क्लासें डाल रखी है जिनके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में डिटेल से पढ़ाया था। समय मिल जाए तो एक बार उनको पढ़ लेना बच्चों, आपके प्रकाश के परावर्तन का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण करना सीखोगे। तो उसमें आपको 2 चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, एक तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण और एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। आज हम है ना सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों, मैं ना इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सोल्व करवाने से पहले आपको 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा। सबसे पहला पढ़ेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, जिसकी 6 स्थितियां आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद पढ़ेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण जिसकी 2 स्थितियां आपको याद रखनी है। देखो बच्चों, कुछ 2-3 बातों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए लेंस की तो ध्यान रखना प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है, और बात की जाए दर्पण की तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है, ठीक है। जब बच्चों प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं तो उसके दौरान आपको पता है जो अवतल दर्पण होता है उसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है, और अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण पढ़ते हैं तो 6 स्थितियां आपके सामने निकल के आती है, जबकि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ते हो तो केवल 2 स्थितियां आती है जिसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। लेकिन लेंस में ठीक इसके विपरीत होता है। हम पहले बात करते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल जो लेंस होता है उसे क्या कहा जाता है बताओ बच्चों, अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का जब निर्माण करते हैं तो 6 स्थितियों का हम लोग अध्ययन करेंगे, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। और इससे प्रतिबिंब का जब निर्माण करेंगे तो केवल 2 स्थितियां हमारे को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बताओ, उत्तल लेंस से उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है बच्चों। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। देखो, जब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो आप लोग याद रखना, सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक मुख्य अक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। मुख्य अक्ष, ठीक है। ये जो हमने सीधी रेखा खींची है यह क्या है बच्चों, हमारी एक मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के ऊपर हमें क्या लेना है, दर्पण लेना है, और ये जो लेंस लेना है, ठीक है।
तो ये जो बच्चों मैंने लेंस लिया यहाँ पर, ये बताओ कैसा लेंस है। आप कहोगे सर ये तो उत्तल लेंस है। मैंने पूछा बताओ बच्चों उत्तल लेंस क्यों है, तो आपका जवाब आया क्योंकि सर आपने ही तो कहा था यह बीच में से मोटा है और किनारों पर से क्या है, पतला है। तो जो लेंस बीच में से मोटा होता है और किनारों पर से पतला होता है उसे उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है। लेंस उत्तल हो या अवतल, लेंस का जो व्यास होता है उसे लेंस का द्वारक कहा जाता है और लेंस का जो केंद्र होता है उसे बच्चों प्रकाशिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है उत्तल लेंस का केंद्र, यही क्या कहलाएगा बच्चों, आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया और इस प्रकाशिक केंद्र को आपने क्या नाम दे दिया बच्चों, ओ। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। 6 स्थितियां बनेगी, ध्यान रखना। चाहे लेंसों की बात करो या दर्पणों की बात करो, वस्तु जिसे बिंब कहा जाता है वह हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं तरफ रखी जाती है। वस्तु हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं तरफ रखी जाती है, ऊपर की ओर। ठीक है, ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग में आपको क्या करना है बच्चों, वस्तु को रखना है। अब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये आपको वस्तु की स्थिति के अनुसार क्या करना है, सुनिश्चित करना है। ठीक है, देखो कौन कौन सी स्थितियां होगी जिनके ऊपर आपकी वस्तु आएगी। अनंत हो गया, देखो एक एक चीज को नाम देते हुए चलो। सबसे पहले आपको चाहिए फोकस F1। अब देखो बच्चों, ये दूरी अगर 5 आपने ली है, 5 सेंटीमीटर अगर ये दूरी है तो इधर भी कितनी दूरी आनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा आपका 2F1, जिसको C1 कहा जाता है, वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। गोलीय लेंस, लेंस किसे कहते हैं बच्चों, मैं आपसे प्रश्न पूछूं बताओ लेंस किसे कहते हैं, तो आपका जवाब आएगा 2 पृष्ठों के द्वारा घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका या तो एक पृष्ठ गोलीय हो या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय लेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो ये दूरी 5 है तो ये दूरी भी 5 होनी चाहिए। यह आ जाएगा आपका फोकस F1, ये कहलाएगा 2F1 जिसको C1 के नाम से जाना जाता है। C का मतलब होता है बच्चों वक्रता केंद्र। अब आपसे परिभाषा पूछे, कुछ परिभाषाएं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो आपसे पूछेगा बच्चों बताओ लेंस की मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, लेंस की मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो आपका आंसर आएगा बच्चों कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वो लेंस की मुख्य अक्ष के नाम से जानी जाती है और लेंस का जो केंद्र होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, जिसे O से प्रदर्शित किया जाता है और लेंस का जो व्यास होता है वह लेंस का द्वारक कहलाता है। क्लियर, आगे देखो तो F1 2F1 और ये आ गया आपका अनंत। अब ये है हमारा लेंस, ये हो गया इसके बाईं ओर और ये आ गया इसके दाईं ओर। मैंने कहा वस्तु हमेशा लेंस हो या दर्पण उनके बाईं तरफ रखी जाती है, यानी पहले रखी जाती है ऊपर की तरफ। तो इधर हमारी क्या आ जाएगी बताओ, वस्तु की स्थिति। ठीक है, वस्तु की स्थिति आ जाएगी। अब वस्तु की स्थिति देखो कैसी होगी, सबसे पहले 1 नंबर आप लोग दो अनंत को, 2 नंबर आप दोगे अनंत और 2F1 के बीच, फिर 3 नंबर आ जाएगा आपका 2F1 पर, 4 नंबर आपका होगा 2F1 और F1 के बीच, 5 नंबर होगा आपका F1 पर और 6 नंबर आपका आ जाएगा F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच।
तो ये जो 6 स्थितियां आपको दिखाई दे रही है ये वस्तु की स्थितियां हैं। सबसे पहले वस्तु कहाँ रखी, अनंत पर, फिर हमने वस्तु कहाँ रखी, अनंत और 2f1 के बीच। इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है 2f1 से परे यानी 2f1 से दूर, ठीक है। फिर तीसरी स्थिति में आपने देखा वस्तु को कहाँ रखा हमने, 2f1 पर। चौथी स्थिति में आपने पढ़ा बच्चों वस्तु कहाँ गई आपकी 2f1 और f1 के बीच। पांचवी स्थिति में वस्तु कहाँ पर आ गई, f1 पर। और छठी स्थिति में आपकी वस्तु कहाँ गई, f1 और क्या नाम से प्रकाशिक केंद्र O के बीच। तो ये 6 वस्तु की स्थितियां आ गई। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 5 जो प्रतिबिंब बनेंगे पहली 5 स्थितियों के, वो बनेंगे दर्पण के, सॉरी लेंस के दाईं तरफ नीचे की ओर, ठीक है। ये हो गया आपका अनंत। अब इसमें है ना, जब हम लोग लेंसों की बात करते हैं तो आपको पता है लेंस के दौरान जब हमने उत्तल लेंस लिया तो हमें 2 गोलीय पृष्ठों की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर फोकस भी हमारे पास 2 ही काम में आएंगे। और वो कौन कौन से, जैसे इधर हो जाएगा आपका f2, याद रखना ये 5 है तो ये भी 5 ही लेना। तो ये भी कितनी आएगी, 5। ये हो जाएगा आपका 2f2, क्लियर। इस प्रकार से याद रखना। अब देखो बच्चों प्रतिबिंब आपका कहाँ कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब आपका बनेगा लेंस के दाईं और नीचे की तरफ। कहाँ से स्टार्ट करोगे, f2 के नीचे से। सबसे पहली स्थिति आ जाएगी f2 पर, दूसरी स्थिति आपकी आ जाएगी f2 और 2f2 के बीच, तीसरी स्थिति आ जाएगी आपकी 2f2 पर, चौथी स्थिति आ जाएगी आपकी 2f2 से परे यानी अनंत और 2f2 के बीच में, और पांचवी स्थिति आपकी आ जाएगी कहाँ पर बताओ, पांचवी स्थिति आपकी आ जाएगी अनंत पर। ये 5 स्थितियां जो है वो किसकी है, प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की स्थिति याद रखना। ये 5 स्थितियां किसकी है, प्रतिबिंब की स्थितियां। छठी जो स्थिति होगी वो जिस तरफ आपने वस्तु रखी है उसी तरफ आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखो इसके माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कैसे रखोगे। सारणी को बनवाने जितना टाइम नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा सारणी किस प्रकार से बनाना है। आप लोग बैठ के अपनी रफ कॉपी के अंदर साथ के साथ तैयार कर लेना। सबसे पहली कंडीशन, सारणी जब बनाओगे ना तो आपको देखो किस प्रकार से अपनी सारणी को तैयार करना है। सबसे पहले आप लिखना वस्तु की स्थिति, एक तरफ लिखना आप लोग प्रतिबिंब की स्थिति, एक तरफ आ जाएगा बच्चों आपका बताओ प्रतिबिंब का आकार, और एक तरफ आपके पास आ जाएगी प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपनी सारणी को तैयार करना है। देखो आप लिखोगे कैसे, वस्तु की स्थिति है ना, 6 स्थितियां काम में आएगी, 1 2 3 4 5 6 स्थितियां। सबसे पहली स्थिति में आप क्या लिखोगे बच्चों, वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो 1 से 1 का मिलान करो, प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, f2 पर। याद कर लोगे, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, f2 पर। अब वस्तु कहां गई, 2f1 से परे, तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में। क्लियर। इसी प्रकार अब वस्तु की स्थिति क्या है, 2f1 पर, तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा बताओ, 2f2 पर। अब वस्तु आपकी कहां पर आएगी, 2f1 और f1 के बीच,
तो प्रतिबिंब आपका बन जाएगा 2f2 और अनंत के बीच। अब वस्तु आ जाएगी आपके 5 नंबर f1 पर, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा बच्चों, अनंत पर। ठीक है। और छठी स्थिति, जब वस्तु f1 और प्रकाश के केंद्र के बीच होगी तो प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो लिख देना वस्तु की तरफ प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा आपका। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सारणी को आप लोग तैयार कर लोगे इस ट्रिक के माध्यम से। बच्चों याद रखना, प्रतिबिंब की स्थितियां ये है, ये वस्तु की स्थितियां हैं, वस्तु कहाँ होगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इन सब चीज़ों का आप लोग याद रखना। दूसरी बात, प्रतिबिंब के आकार को लेकर बात करें, याद रखना जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास में आती जाती है वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। सबसे पहली स्थिति वो है जिसमें वस्तु आपके लेंस से सबसे दूर है, तो पहली स्थिति में आ जाएगा अत्यधिक छोटा, फिर दूसरी स्थिति में आ जाएगा छोटा, फिर तीसरी स्थिति में आ जाएगा समान, फिर चौथी स्थिति में आ जाएगा बड़ा, और पांचवी स्थिति में क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा। और छठी स्थिति की जब बात करोगे तो ये इसके पास में बनेगा, यानी बड़ा आएगा। तो पहली स्थिति में आप लोग लिख देना बच्चों अत्यधिक छोटा, दूसरी में आ जाएगा आपका छोटा, तीसरी में आ जाएगा आपका समान, चौथी में आ जाएगा आपका बड़ा, पांचवी में आ जाएगा आपका अत्यधिक बड़ा, और छठी स्थिति में क्या आ जाएगा आपका बड़ा। क्लियर। अब बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति को लेकर, तो प्रतिबिंब की प्रकृति को लेकर जब बात करते हैं बच्चों, तो आप लोग देखना, प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता है तो वह कैसा होता है, उल्टा होता है। और प्रतिबिंब जब आभासी बनता है तो वह सीधा होता है। मेरे शब्दों के ऊपर गौर करना, उल्टा बनेगा ना प्रतिबिंब, वो आपके इस मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब आपने क्या कहा, सर एक बात बताओ, शुरू की जो 5 स्थितियां हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है तो कैसा होगा, वास्तविक। तो शुरू की 5 स्थिति आ जाएगी, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा। ठीक है। छठी स्थिति में आपने क्या देखा, सर प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो कैसा होगा, आभासी। तो छठी स्थिति में लिख देना आप लोग आभासी और सीधा। इन चीज़ों का ध्यान रखना बच्चों। देखो एक आता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, अगर दर्पण की बात करते हैं तो हमारे पास क्या काम में आता है, उनका ध्रुव। और अगर लेंसों की बात करते हैं बच्चों तो क्या काम में आता है, प्रकाशिक केंद्र। लेंस का जो केंद्र होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जबकि अगर बात करें कि इसकी दर्पण की, तो दर्पण का जो केंद्र होता है उसे ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो एक आ गया ध्रुव, दूसरा आ गया प्रकाशिक केंद्र, को कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मूल बिंदु माना जाता है। अब मूल बिंदु के बाईं तरफ पहले सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, जबकि मूल बिंदु के दाईं तरफ आगे सभी दूरियां धनात्मक होती है। मूल बिंदु के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक होती है, जबकि मूल बिंदु के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। याद रखना। ठीक है बच्चों। दूसरी बात देखो मैंने आपसे क्या कही, दूसरी बात मैंने आपसे ये कही है, यहाँ पे आप लोग याद रखना, वस्तु है ना, चाहे दर्पण की बात करो चाहे लेंस की बात करो, वस्तु हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं तरफ रखी जाती है। ठीक है बच्चों। तो बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ से आपका तैयार हो गया। और क्या पढ़ा आपने, देखो इनका किरण आरेख, किरण आरेख है ना, आप लोग एक कुछ तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, और आप लोग चाहो तो एक दो अपनी बुक में से देखकर बना लेना, कुछ बातें जो मैं आपको यहाँ पर सिखा दूंगा किरण आरेख को लेकर भी। ठीक है ना, तो आपसे गलती नहीं होगी, आप लोग नो टेंशन रहे, बढ़िया आराम से देखो। अथवा में क्वेश्चन आएंगे तो आपको सहायता मिलेगी, गलती नहीं होगी बच्चों यहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार की, ऐसी मैं आपसे आशा रखूंगा। अब देखो बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, जिसकी 6 स्थितियां हमने पढ़ ली। क्लियर। सारणी बनाना मैंने आपको सिखा दिया, आप लोग कंप्लीट तैयार कर लेना। ये स्थितियां गौर से सीख लोगे ना तो आंकिक प्रश्नों को जब हल करोगे तब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको सिखाऊंगा, आप लोग सीखते जाओ मेरे साथ। फिर देखो दूसरी स्थिति में क्या होगा, अब उत्तल लेंस की जगह आप लोग क्या करो बच्चों, कौन सा लो, अवतल।
अवतल लेंस ले लो। अवतल लेंस को जब आप पढ़ोगे ना बच्चों, बताओ अवतल लेंस कैसा होगा, इस प्रकार से, बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा, ये क्या कहलाएगा, इसका द्वारक, और ये क्या आ गया आपका प्रकाशिक केंद्र। थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, ये आ गया आपका अनंत। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, क्या क्या बातें आप याद रखना, दो स्थितियां काम में लेना, अनंत और ये आ जाएगा आपका F1। वस्तु देखो, पहली कंडीशन होगी जब आपकी वस्तु अनंत पर होगी, और दूसरी कंडीशन होगी जब आपकी वस्तु कहां पर होगी। तो आप लोग क्या लिखोगे, सारणी बनाओगे, दो स्थितियां काम में आएगी केवल, ठीक है बच्चों। एक तरफ आ जाएगी वस्तु की स्थिति, दूसरी तरफ आ जाएगी प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरी तरफ आ जाएगा प्रतिबिंब का आकार, चौथा आ जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। सबसे पहला आया वस्तु की स्थिति, लिख दो वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर। दूसरी स्थिति में आप लोग लिखना, क्या लिखोगे, जब वस्तु कहां पर होगी, अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच। दूसरी स्थिति में डायरेक्टली बच्चों आपको क्या लिखना होगा, अनंत, ठीक है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में। अब देखो प्रतिबिंब आपके कहां पर बनेंगे, तो आप लोग याद रखना बच्चों, जब प्रतिबिंब की आप लोग बात करोगे ना, तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, एक तो बनेगा बच्चों आपका प्रतिबिंब F1 पर, और दूसरा प्रतिबिंब आपका बन जाएगा F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में। तो ये तो है वस्तु की स्थितियां और ये है प्रतिबिंब की स्थितियां। अब इसके माध्यम से आपने क्या देखा, सर वस्तु को आपने बाईं तरफ रखा, प्रतिबिंब भी बाईं तरफ ही बन गया, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपसारित करता, फैलाता है, जिनको पीछे की ओर मिलाने पर वह फोकस के ऊपर मिलती हुई हमारे को क्या होती है, प्रतीत होती है। तो इसकी स्थिति को आप लोग समझ लो बच्चों। एक बात मुझे बताओ, प्रतिबिंब जो है वो आपका मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, ऊपर बनेगा तो कैसा होगा, सीधा सीधा होगा, तो बताओ कैसा होगा, आभासी होगा, राइट। देखो इसकी सारणी को कैसे कंप्लीट करोगे बच्चों, वस्तु की स्थिति अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, फोकस F1 पर, पहला काम हो गया। दूसरी स्थिति जब वस्तु कहां होगी, अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच, तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बच्चों, फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच, ठीक है। आकार को लेकर बात करोगे प्रतिबिंब को, तो लिख देना अत्यधिक छोटा और छोटा। प्रकृति देखोगे तो सीधी सी बात है, सर ऊपर बन रहा है, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो कैसा होगा, आभासी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, ठीक है। तो यह आपका खेल कंप्लीट, क्लियर बच्चों। अब आ जाओ प्रश्नों के ऊपर, फटाफट जल्दी से अपनी कमर कस लो और एक एक प्रश्न को देखते जाओ, फटाफट आपको आंसर देते हुए चलना है, जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये ना नंबरों को लेकर आप लोग कंफ्यूजन मत होना बच्चों बिल्कुल भी, कि सर ये दूसरा प्रश्न आ गया, चौथा प्रश्न आ गया, ये क्या है, मैंने अपनी जो आपकी बुक है उसमें से स्कैन किया है, तो उसके अनुसार ये नंबर दिए गए, तो इनमें कंफ्यूजन मत होना, दूसरे के बाद पांचवा आ गया और पांचवे के बाद पहला हो गया, आपको प्रश्न पे ध्यान देना है बस सीधा। देखो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, बच्चों वक्रता त्रिज्या को क्या लिखा जाता है, आर का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, एफ का मान आपको ज्ञात करना है। मेरी बात को समझते हुए चलो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अगर नहीं भी पढ़ा तो आज पढ़ लो, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध याद रखना। प्रश्न ये भी पूछ सकता है वो आपसे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। सुनो बच्चों ध्यान से,
वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध क्या होता है? आप लोग याद रखना प्रत्येक बच्चे, r बराबर 2f। इसका मतलब ये हो गया कि फोकस दूरी का 2 गुना किसके बराबर होता है? वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। जबकि हम लोग कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। याद रखना r बराबर 2f वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध कहलाता है बच्चों गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण की बात करें, अंदर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर परावर्तक आवरण चढ़ाया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो वह बाहर की ओर वक्रित होता है और अंदर की ओर परावर्तक आवरण चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो 2 चीजें आप लोग याद रखना बच्चों। अब देखो, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब एक बात बताओ, फोकस दूरी ऐप आप ज्ञात करोगे, r का मान कितना है बच्चों? 20। 20 में बताओ 2 का भाग दे दोगे, आप कहोगे सर आंसर निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। आपका क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। अब मान लो एग्जाम में परीक्षा देने गए और वहां पर वक्रता त्रिज्या की जगह आपको क्या दे दिया? फोकस दूरी। तो जाकर रूसना नहीं, बोले सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। मैंने दोनों चीजें बता दी आपको। अगर मान लो वक्रता त्रिज्या की जगह एग्जाम में प्रश्न आ जाए साहब फोकस दूरी, तो सीधी सी बात है फोकस दूरी को 2 से गुणा कर देना, आपको क्या निकालना आ जाएगा बच्चों? वक्रता त्रिज्या निकालना आ जाएगा। दिमाग आपको रखना है, काम मैं करूंगा आपका। ठीक है, आगे देखो, तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बताओ रे बिंब का मतलब क्या होता है? जल्दी से मुझे बता दो फटाफट। बिंब का मतलब क्या होता है बच्चों? वस्तु होती है। पक्की बात है ना? बिंब का मतलब क्या होता है? आपने कहा सर वस्तु होती है, पूरी जिंदगी पढ़ते गए, पूरी जिंदगी क्या पूरी 10वीं क्लास पढ़ी है आपने, बिंब का मतलब वस्तु नहीं पढ़ी तो अब पढ़ना भी मत बिल्कुल भी। आगे देखो, तो प्रश्न नंबर 14 देखो, प्रश्न नंबर 14 क्या है? तो स्कैन किया गया, आप तो समझ लो दूसरा प्रश्न है हमारा। 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, देखो एक वस्तु है। ठीक है, अब वस्तु की जो लंबाई है ना वो 5.0 सेंटीमीटर है। मैं आपसे कहूंगा बच्चों, वस्तु की जो लंबाई है, अरे एक बात बताओ, मैं खड़ा हूं तो मेरी जो लंबाई आप लोग जब नापोगे तो वो मेरी ऊंचाई कहलाएगी। तो वस्तु की ऊंचाई यहां पर आपको कितनी दी गई है बताओ? 5.0 सेंटीमीटर। तो लिखते जाओ फटाफट जल्दी से, बोलो वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई बताओ। वस्तु की ऊंचाई को क्या लिखते हैं? h। h का मान कितना हो गया? 5.0 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ो। 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी वस्तु कितना है? 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। बताओ बच्चों वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को क्या लिखा जाता है? r। r का मान कितना आ गया बच्चों? 30 सेंटीमीटर। आपने कहा सर थोड़ी देर पहले आपने एक चीज सिखाई थी हमारे को कि r बराबर होता है 2f। ठीक है, अगर सर यहाँ से हम लोग f का मान निकालें तो r बटा 2 आएगा। तो 30 में अगर मान लो हम लोग 2 का भाग देंगे तो बताओ बच्चों यहाँ से f का जो मान है वो निकल के कितना आ जाएगा आपके पास में? 15 सेंटीमीटर। देखो जुगाड़ हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहा सर बिल्कुल मजा आ गया, ऐप का मान कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। ऐप क्या कहलाएगी आपकी? आपने कहा सर फोकस दूरी। ओके, आगे देखो, फिर हमने आगे देखा कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ध्यान से समझना बच्चों एक एक लाइन को। देखो 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने
20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। अब देखो, बिंब यानी वस्तु, वस्तु की जो दूरी है, बताओ किसकी, वस्तु यानी बिंब, वस्तु की दूरी, और वस्तु की जो दूरी होती है उसको लिखा जाता है u। बताओ u का मान कितना दिया गया आपको, u का मान दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे गौर करना बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ है ना स्पष्ट सिखा दी। बताओ क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि वस्तु जो होती है ना वो हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं तरफ रखी जाती है और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो यहां माइनस लगा लेना, u का मान होगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। दोबारा मत पूछना माइनस कैसे आया, ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करो और प्रतिबिंब का साइज भी क्या करो, ज्ञात करो। ध्यान से सुनो रहे। एक बात मुझे बताओ बच्चों, आपने कहा सर जुगाड़ देखो ऐप का मान भी दिया हुआ है और यू का मान भी दिया गया है। मैंने कहा ऐप का मान दे दिया, यू का मान दे दिया, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की दूरी। अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी, बताओ प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों। आपने कहा सर प्रतिबिंब की दूरी को v कहा जाता है। मैंने कहा v का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बात की जा रही है किसकी, दर्पण की। तो यहां आप लोग क्या करोगे बच्चों, दर्पण सूत्र का बताओ क्या करोगे, प्रयोग करोगे, ठीक है। दर्पण सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा और जब दर्पण सूत्र का प्रयोग करोगे तो आपने कहा सर आपने सिखाया था कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, यानी u v f में जो संबंध होता है उसे दर्पण सूत्र के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, आपने कहा सर 1/f, f का मान कितना है 15 बराबर 1/v का v का मान ज्ञात करना है प्लस 1/u, तो यह आ जाएगा 1/- 20। इसको सोल्व करो तो 1/15 तो आपका ऐसे कैसे आ गया, ठीक है ना। 1/15 तो आपका ऐसे कैसे आ गया। चलो आगे देखो, अब एक बात बताओ 1/15 आपका ऐसे कैसे आ गया। जल्दी से ना फटाफट आप लोग इसको सोल्व कर दो। देखो किस प्रकार से, मैं यहीं से आपको इसको ना डायरेक्ट सोल्व करना बताऊं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। हमें तो v का मान चाहिए, तो एक बात बताओ 1/f आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1/f आ गया, प्लस का 1/u बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1/u, तो सामने किसका मान निकल के आ जाएगा 1/v का। तो 1/f यानी f का मान कितना आ गया बच्चों 15, यह आ गया माइनस का चिन्ह 1/u। u का मान कितना था बताओ, आपने कहा सर u का मान था माइनस का 20। क्लियर। चलो बराबर आ गया 1/v। माइनस के 20 को 1 से गुणा किया तो आपने कहा सर माइनस का 20, ये माइनस का चिन्ह आ गया। ध्यान रखना माइनस का 20 है, माइनस के 20 को आपने 1 से गुणा किया तो माइनस का 20, ये माइनस का चिन्ह आ गया। 15 एकम 15, नीचे आ जाओ 15 दूनी 30, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो 15 दूनी 30 यानी 300 बराबर 1/v। 20 में 15 को जोड़ोगे तो 20 और 15 कितने हो जाएंगे 35। तो आपने कहा सर माइनस का 35 बटा माइनस के 300
0 से 0 काटा, 5 से कटेगा आपका 5 7 35 और 5 6 30, 7/60 बराबर क्या आया 1/v। बताओ 7/60 का जो मान है वो किसके बराबर आ गया 1/v के बराबर आ गया। 1/v यानी व्युत्क्रम है। अगर इसको उल्टा करेंगे तो v का जो मान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा 60/7। बताओ v का मान कितना आएगा बच्चों। v क्या है आपकी प्रतिबिंब की दूरी, तो v का मान आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। 7 का भाग दो 60 में, तो 7 8 56, 8 बार 60 में से 56 गए तो 4 4 का मतलब 40, 40 में दोगे तो 7 पंजे 35 और 5 यानी 50, 7 7 49, 8.57 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी। तो आप क्या कहोगे प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है इसकी प्रकृति और साइज। देखो प्रकृति और साइज को आप लोग ज्ञात करोगे, तो प्रकृति और साइज को जब आप लोग ज्ञात करोगे बच्चों, तो एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा आवर्धन। ठीक है, देखो यहां से सभी प्रश्नों को सोल्व करवाऊंगा मैं आपको। आवर्धन, आवर्धन को हम लोग क्या लिखते हैं एम। आवर्धन को बच्चों किससे प्रदर्शित किया जाता है बताओ, एम से प्रदर्शित किया जाता है। और आवर्धन बराबर हमारा सूत्र क्या होता है आप लोग मुझे बताओ। तो आपने कहा कि सर आवर्धन बराबर हमारा सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, याद रखना आवर्धन बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। क्लियर। अब देखो आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं एम से। एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है एच डैश और बिंब की ऊंचाई क्या होती है एच। बताओ होता है कि नहीं होता। और आपको पता है कि सर एच डैश बटा एच का जो मान है वो किसके बराबर होता है v/u के बराबर होता है। ठीक है, दर्पण की बात कर रहे हो, जब दर्पण की बात करते हैं तो आप लोग याद रखना दर्पण के अंदर है ना, यहां क्या आता है आपका माइनस आता है, माइनस का v/u। दर्पण के लिए याद रखना बच्चों, अगर दर्पण के लिए आवर्धन निकालोगे, देखो आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं एच डैश और बिंब की ऊंचाई को क्या लिखते हैं बच्चों एच लिखते हैं। अगर दर्पण की बात करोगे तो दर्पण के लिए एच डैश बटा एच का जो मान है वो माइनस के v/u के बराबर होगा। लेकिन अगर लेंस के लिए बात करोगे ना आप, लेंस के लिए, तो लेंस के लिए है ना एच डैश बटा एच का जो मान होगा वो प्लस के v/u के क्या होगा बराबर होगा। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों। अब देखो ध्यान से समझो, आवर्धन डिसाइड करेगा उसकी प्रकृति और आकार किस प्रकार का होगा। एच डैश बताओ क्या था, आपने कहा सर एच डैश था प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी एच डैश क्या था प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई तो आपको ज्ञात करनी है, एच डैश लिखो, लिख दिया। एच का मतलब क्या था बिंब की ऊंचाई। बताओ प्रश्न में कितनी दी गई थी 5, यहां मैंने रखा बच्चों 5
बराबर माइनस आई गया। v का मान कितना रखोगे? आपने कहा सर v का मान रखेंगे 60/7, रख दिया v का मान, बटे में क्या आ जाएगा आपका u। बताओ u का मान कितना था? आपने कहा सर u का मान था, देखो प्रश्न में कितना, -20। क्लियर? तो माइनस से माइनस तो काट दो, h-5 बराबर 20 के बटे में कुछ नहीं है, क्या मान लो 1, ऊपर नीचे कितनी संख्या हो गई बच्चों? 4 संख्या। जब ऊपर नीचे 4 संख्या हो जाती है तो ऊपर वाली नीचे वाली से गुणा हो जाएगी। 60 एकम 60 बटे में आ जाएगा आपका 7 × 20। ठीक है, चलो कैलकुलेशन पे ध्यान देना। h-5 बराबर 20 × 60 कितना आया बोलो? 3/7। यहाँ से h' का मान निकालोगे तो 3/7 तो आ ही गया। 5 भाग की संख्या बराबर के इधर गुणा में चली जाएगी, तो 5 × 15। h' का मान आपके पास निकल के आ जाएगा 15/7। 15 में 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कुछ इस प्रकार से आएगा आपका। ठीक है, तो h' क्या निकल के आ जाएगी बच्चों आपके पास में? प्रतिबिंब की ऊंचाई। आपने देखा प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो 2 पॉइंट कुछ आएगी, जबकि वस्तु की जो ऊंचाई थी वो 5 पॉइंट कुछ थी। तो आपने कहा सर प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। अब दूसरी चीज प्रकृति बताओ, ध्यान रखना, जब आवर्धन का मान प्लस में आता है, सुन लेना आपको, आप लोग ध्यान से, अगर आवर्धन यानी m, ठीक है, अगर आवर्धन m का जो मान है बच्चों वो किस में आ जाए? प्लस में। अगर m का मान धनात्मक है, ठीक है, अगर आवर्धन का मान क्या हो? धनात्मक, तो प्रतिबिंब जो होगा वह आपका कैसा होगा? सीधा व आभासी। लेकिन अगर आवर्धन का मान कैसा हो? ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चों आपका वो कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखना। क्लियर बच्चों? अगर इस प्रश्न में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं बच्चों, मैं प्रत्येक प्रश्न का आपका जवाब दूंगा। ठीक है, या आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर जो भी आपको साइंस में दिक्कत आ रही है वो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं टाइम निकाल कर आपकी प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन करूंगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आता है बच्चों, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी होती है f, जो आपको ज्ञात करनी है। बच्चों ध्यान से समझ लेना मेरी बातों को आप लोग। देखो एक आता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की एक आएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और दूसरा आएगा आपका अवतल लेंस की फोकस दूरी। याद रखना आप लोग, यहां से कार्तीय चिन्ह परिपाटी जब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसके अनुसार उत्तल जो लेंस होता है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। याद रखना, जबकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है? ऋणात्मक। कंफ्यूज नहीं होना है। लेंस अगर उत्तल होगा, अभिसारी होगा, फोकस दूरी धनात्मक होगी। लेंस अगर अवतल होगा यानी अपसारी होगा
तो फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। प्रश्न है बच्चों आपका, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डी है। अब मैं यहाँ पर है ना आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताता हूँ, प्रश्न कहीं से भी पूछे सबका जवाब देना आप लोग। सबसे पहले बताऊंगा बच्चों, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है, किसी लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है, उसे लेंस की क्षमता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित किया जाता है और लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या होता है बच्चों, डाईऑप्टर। याद रखना, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है, जिसको D से क्या किया जाता है बच्चों, प्रदर्शित किया जाता है। और याद रखना, एक डाईऑप्टर बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। दूसरी बात, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f फोकस दूरी, और ये ध्यान रखना किस में आनी चाहिए, मीटर में आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस दूरी जो है, सॉरी, लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, राइट। अब देखो प्रश्न पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, आपने कहा सर एफ का मान ज्ञात करो जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। तो क्षमता P होती है, P का मान हो गया -2.0 डायोप्टर बराबर 1 बटा क्या आएगा बताओ, F। यहाँ से अगर मैं F का मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1 बटा -2.0, 1 बटा 2.0 का मतलब 2 ही हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 1/2 का मतलब हो गया माइनस तो आ गया, और 1/2 का मतलब हो गया 0.5। अब बताओ, अगर क्षमता आपकी डायोप्टर में है तो दूरी किस में आएगी, आपकी मीटर में। तो आपसे क्या पूछा गया था, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो आपके पास निकल के आ जाएगी बच्चों कितनी, -0.5 मीटर, और 0.5 मीटर का मतलब हो गया आपकी फोकस दूरी, ठीक है। अब देखो, फोकस दूरी माइनस में आ रही है ना, तो मैंने कहा था फोकस दूरी अगर ऋणात्मक आ जाए माइनस में तो आपका लेंस कैसा होगा बताओ। आपने कहा सर अवतल लेंस। अरे एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न बता दिया, जान लोगे कि यार आप लोग। मैंने आपसे क्या कहा, यहां गौर करो, फोकस दूरी माइनस में आ गई मतलब लेंस कैसा होगा, अवतल। फोकस दूरी अगर प्लस में आ जाती तो आपका लेंस कैसा होता, उत्तल, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता को लेकर जो भी प्रश्न पूछे सबका आंसर दे सकते हो। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है उसे बताओ किस नाम से जाना जाता है। लेंस की क्षमता के नाम से जाना जाता है, जिसे P से प्रदर्शित किया जाता है। P बराबर होता है 1/f। f किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। मीटर और सेंटीमीटर का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर आप लोग, ठीक है। प्रश्नों में चेंज करने के दौरान कई बार गलती हो जाती है, सिखा दूंगा मैं आपको धीरे धीरे। आगे देखो, अगर मान लो लेंस की क्षमता डायोप्टर में है तो फोकस दूरी आपकी किस में होगी, मीटर में होगी, राइट। और ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना बच्चों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आता है इसके बाद आपके पास में प्रश्न नंबर है 3, जो भी है मान लो आप, तो सीधी सी बात
प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है, प्रकाश के परावर्तन के नियम की चित्र की सहायता से क्या करो, व्याख्या करो। देखो बच्चों, सबको पता है, सुन लो मेरे शब्दों को, अपने आप याद हो जाएगा। सर, जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराता है तो परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है, अतः प्रकाश द्वारा उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाने की जो घटना है उसे प्रकाश के परावर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों की अगर बात करें तो सर सबसे पहला नियम आता है आपतित किरण। हम पढ़ रहे प्रकाश का परावर्तन, तो आप कहोगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और दूसरी बात आप कहोगे सर आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें आप लोग याद रखना, मैंने बता दिया आपको। अब वो कह रहा है चित्र की सहायता से व्याख्या करो, कुछ भी पूछे जवाब आप दोगे। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए बताओ, एक परावर्तक पृष्ठ चाहिए। मान के चलो दोस्तों, इसको आपने क्या नाम दे दिया, एम एन। ये एम एन आपका क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है बच्चों, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ठीक इनके बीच में आ जाएगा आपका अभिलंब, ये हो गया O, इसको क्या नाम दे दिया P, ये हो गई A, ये क्या हो गई B। ध्यान से सुन लो आप लोग, यहीं पर मैं ज्यादा कुछ लिखाऊंगा नहीं। देखो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, अतः यही घटना प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानी जाती है। फिर आपसे पूछा गया प्रकाश के परावर्तन के नियम, याद रखना। आपतित किरण जो आकर टकराती है उसको आपतित कहते हैं, जैसे टकराने के पश्चात वापस लौटती है तो उसका परावर्तन हो जाता है, इस कारण उसको परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर। मैंने कहा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। फिर मैंने कहा आपतन कोण, देखो आई का मतलब होता है आपतन कोण, आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। अरे समतल दर्पण आपने ले लिया, कभी आप लोग ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठे होंगे अपनी खूबसूरत सी शक्ल को देखने के लिए, और अंदर ही अंदर से आप लोग वैसा महसूस करते हो मैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, वही आपका समतल दर्पण होता है बच्चों। तो समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। याद रख लेना, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। ठीक है, दूसरी चीज, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, जितना वस्तु का आकार होता है उतने ही आकार का क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के बराबर हमारे को प्राप्त होता है। इस कारण समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का जो रेखीय आवर्धन है वो हमारे को 1 प्राप्त होता है। ये चीजें आप लोग याद रखना क्या होती है।
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्व परावर्तित होता है। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया आपका समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। अगला प्रश्न आता है, रेखा चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के सम्मुख निम्नलिखित स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकार आपको क्या करनी है, बतानी है। देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा इससे पहले की जो साइंस की क्लास हुई थी ना, आप लोग देखना प्लेलिस्ट के अंदर जाकर, जो अपने क्लास 10 साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें बच्चों आप लोग चेक करना। एक क्लास मैंने डाल रखी है प्रकाश के परावर्तन को लेकर, जिसमें मैंने पढ़ा रखा है गोलीय दर्पणों द्वारा गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट तैयार कर लेना। जितनी भी स्थितियां पूछेगा एग्जामिनर, सबका आप लोग क्या दे पाओगे, जवाब दे पाओगे। उसमें आपको ना किरण चित्र वगैरह सारे बनाकर मैंने बता रखे हैं, याद कर लेना। ठीक है, चलो बच्चों, अगला प्रश्न हमारा आता है, गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के नियमों का उल्लेख करो। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसके 3 नियम आप लोग याद रख लोगे ना बच्चों, तो कभी भी गलती। देखो ये चीज पहली बात तो मैंने उसके अंदर पढ़ा रखी है, लेकिन यहां बताऊंगा आपको क्या क्या ध्यान रखोगे। पहला नियम यह है, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। गोलीय दर्पण, जिसका एक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के नियमों का उल्लेख करना है तो 3 बातें याद रखनी पड़ेगी। पहली बात है, जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट इसका विपरीत कर दो, जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मैंने बच्चों आपको ये बताया कि अगर आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन आप लोग याद रखना बच्चों, तीसरी जो कंडीशन है वो आती है, यदि आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी पथ से यानी वक्रता केंद्र से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। 180 डिग्री के कोण से वह क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। राइट, अगला प्रश्न आता है बच्चों हमारा, गोलीय दर्पणों से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए। अरे गोलीय दर्पण आपका अवतल भी हो सकता है, आपका उत्तल भी हो सकता है। सपोज कीजिए दोस्तों, ये आपकी मुख्य अक्ष है और यह आपने एक दर्पण ले लिया, कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लगभग हमारी क्लास का बच्चों 1 घंटा होने वाला है। कोशिश करेंगे हम लोग इसको 1.5 घंटे में फिनिश करने का। मजा आ जाएगा आज की क्लास के अंदर, आपको ये मान लो। देखो बच्चों, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण अंदर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर इसके ऊपर सुरक्षा के लिए परावर्तक आवरण चढ़ा दिया जाता है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उनका जो केंद्र होता है उसे बताओ क्या कहा जाता है, ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ये ध्रुव आ गया, यह आ जाएगा आपका मुख्य फोकस। ये दूरी 10 है तो 10 इधर ले लो, ये क्या आ जाएगा आपका वक्रता केंद्र सी। ठीक है, अब देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो सीधी लाइन है ये क्या कहलाती है बच्चों, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसका काम फिनिश। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे ध्रुव के नाम से जाना जाता है, इसका भी काम फिनिश। मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। फोकस दूरी याद रखना, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, इनके जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है बच्चों? फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, इनके अलावा मेरे को नहीं लगता और कोई यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, गोलीय दर्पणों तथा गोलीय लेंसों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या अंतर है? थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। गोलीय दर्पणों की जब बात करते हैं, देखो बच्चों कुछ चीज़ें जो हैं जो दोनों में सेम है और कुछ चीज़ें जो हैं वो दोनों में क्या है? अलग अलग है। आप लोग मेरे शब्दों के ऊपर गौर करना। गोलीय दर्पण की जब बात करते हैं तो गोलीय दर्पण में जो हमारा क्या होता है? पोल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो गोलीय दर्पणों में जो ये होता है ना आपके दर्पणों का ध्रुव, उस ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। गोलीय दर्पणों में ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है, जबकि गोलीय लेंसों में प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु माना जाता है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर, गोलीय दर्पणों में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, जबकि गोलीय लेंसों में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। गोलीय लेंसों में क्या होता है, क्या नाम, गोलीय दर्पणों की अगर बात करते हैं तो गोलीय दर्पणों के दौरान फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है बच्चों? धनात्मक होती है। लेकिन गोलीय लेंसों की अगर बात करते हैं तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलो इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। देखो बच्चों, अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो एक तो हम लोग करते हैं किसमें? टॉर्च में। एक हम लोग करते हैं बच्चों सर्च लाइट में। एक हम लोग करते हैं गाड़ियों की हेडलाइट में। देखो टॉर्च में, सर्च लाइट में और गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उन सब में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है बताओ? जिनको दंत विशेषज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो दांतों के डॉक्टर होते हैं ये हमारे दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, सौर भट्टियों में क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। हमारा जो चेहरा है इसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का क्या किया जाता है बच्चों? प्रयोग किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न आता है बच्चों आपके सामने कि उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। उस द्रव्य, देखो बच्चों द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य यानी पदार्थ होता है, जबकि ये जो द्रव है यह द्रव इस पदार्थ की क्या होती है बताओ? अवस्था होती है, जिसको लिक्विड कहा जाता है। फर्क है ना दोनों में। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, जबकि ये जो द्रव है ये द्रव पदार्थ की क्या होती है? एक अवस्था होती है लिक्विड। उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि प्रकाश की किरण का आपतन कोण 45 डिग्री तथा जो द्रव्य है उसका अपवर्तन कोण कितना? 30 डिग्री। एक बात मुझे बताओ बच्चों, आपने पढ़ा होगा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो उसमें अपवर्तन का एक दूसरा नियम आता है जिसे स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। बताओ बच्चों क्या नाम आता है? स्नेल का नियम। अरे यार मैं आपको पूरी चीज बता देता हूं, आप लोग है ना टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है बच्चों, विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए, बताइए प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बच्चों कि बताओ प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखना विभिन्न माध्यमों में यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना क्या कहलाता है? बताओ, प्रकाश के अपवर्तन का कारण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा आता है जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो नियत होता है। तो इसका मतलब हो गया बच्चों, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर बराबर हमारे को क्या प्राप्त होता है? नियत प्राप्त होता है। अब आई क्या कहलाता है? आपतन कोण, और आर क्या कहलाता है आपका? बताओ, अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों, तो आपने कहा सर साइन आई यानी साइन 45 डिग्री और साइन आर यानी यह आ जाएगा बच्चों आपका साइन 30 डिग्री। आपने गणित में पढ़ा होगा साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, जबकि साइन 30 का मान होता है 1/2। ऊपर नीचे चार संख्या होगी, सोल्व करेंगे बच्चों, 2 एकम 2, यह आ जाएगा बटा √2 को 1 से गुणा किया तो √2। आपको पता है बटे में कभी भी अंडरूट वाली संख्या नहीं आती है। अगर बटे में अंडरूट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसको हटाने के लिए बताओ हर का क्या करते हैं? परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करते हैं। हर के परिमेयकरण का मतलब होता है जो हर में रूट वाली संख्या है उसको ऊपर नीचे क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 2/√2 है तो ऊपर भी √2 से गुणा कर दो और नीचे भी √2 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ऊपर आ जाएगा आपका 2√2 और नीचे √2 को √2 से गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर क्या है? √2। ठीक है बच्चों, √2 का जो मान है वो कितना होता है बताओ? 1.414 होता है, जो आपका क्या कहलाएगा? फाइनली करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो यह आपका क्या कहलाएगा? उस द्रव्य का अपवर्तनांक कहलाएगा। राइट, आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। लेंस किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बता दिया लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो आपका पहले से यह कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है लेंस से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए। अरे जरूरत ही क्या है यार, ले लो, फिर भी जरूरत है तो देख लो और एक बार। वैसे मैंने आपको बता दिया लेंस से संबंधित निम्न की परिभाषा आपको देनी है। लेंस आपका बच्चों उत्तल भी हो सकता है, आपका अवतल भी हो सकता है। सपोज करो यह आपकी मुख्य अक्ष है, यह आपने लेंस ले लिया कौन सा? उत्तल लेंस। चलो एक एक चीज को देखो। लेंस का वक्रता केंद्र यह आ जाएगा बच्चों आपके लेंस का व्यास, जिसे लेंस का द्वारक कहा जाता है। यह आगे आपके लेंस का केंद्र, जिसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। यह आ जाएगा बच्चों आपका फोकस f1 और यह आ जाएगा आपका फोकस 2f1, जिसको C1 कहा जाता है। याद रखना लेंस के प्रकाशिक केंद्र O और लेंस के फोकस 2f1 को मिलाने वाली जो रेखा है उसे लेंस की मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, और लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है, जिसको C1 से प्रदर्शित किया जाता है। C1 और C2 से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि इसमें दो होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक हो जाएगा आपका f2 2f2, जिसको आप लोग क्या नाम दोगे? C2। लेंस में दो वक्रता केंद्र काम में आते हैं, C1 और C2, या आप लोग कह सकते हो 2f1 या 2f2। ओके बच्चों, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? सीधी सी बात याद रखो, लेंस के प्रकाशिक क्या नाम से है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र और
वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी क्या कहलाती है बताओ? लेंस की वक्रता त्रिज्या के नाम से जानी जाती है। मुख्य अक्ष मैंने आपको बता दिया, मुख्य फोकस आएगी आपका, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी किरणें जो है वो क्या होती है? अभिसारित या अपसारित होती है। क्लियर है? चलो, फोकस दूरी सबको पता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस को मिलाने वाली जो रेखा है उसे फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, जनरली चीज़ें आप सबको आती है उम्मीद करूंगा मैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रकाश का अपवर्तन क्या है मैंने आपको बता दिया, अपवर्तन का कारण क्या है मैंने आपको बता दिया, विभिन्न माध्यमों प्रकाश की चाल का अलग अलग होना, किरण चित्र की सहायता से अपवर्तन के नियम समझे, अपवर्तन के नियम भी मैंने आपको बता दिए। किरण चित्र जो है वो बना के मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ। देखो, एक आता है बच्चों कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। बताओ बच्चों मैंने क्या लिखा? कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये हो गया हमारा, मान के चलिए मैंने इसको नाम दिया A B C D। आपने कहा सर A B C D क्या है? एक आयताकार कांच का स्लेब। ठीक है बच्चों, ABCD क्या हो गया बताओ? हमारा एक आयताकार कांच का स्लेब हो गया। क्लियर? अब देखो, एक हो गया आपका, इसे तो ना मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिख लेना, कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो, ये हो गया आपका माध्यम 1, ये हो जाएगा हमारा माध्यम 2। ठीक है, माध्यम 1 आपका कैसा है? विरल। और माध्यम 2 हमारा कैसा है? सघन। विरल माध्यम आपका क्या हो गया? हवा यानी वायु। सघन माध्यम हो सकता है बच्चों आपका कांच या जल, आप लोग कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अभी कांच का स्लेब पढ़ रहे हो ना, तो आपका कांच हो जाएगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा सर, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो बताओ ठीक इसके बीच में है ना, या तो आपका क्या काम में आ जाएगा? अभिलंब। ये अभिलंब आ गया। अब आपको पता है, आपने कहा कि सर अगर ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है तो इसे है ना निश्चित रूप से इस प्रकार से ही जाना चाहिए, लेकिन आपको पता चला कि सर ये इस प्रकार से नहीं जाएगी। बताओ क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो अब क्या होगा? जब यह विरल माध्यम से किस में प्रवेश करेगी? सघन में प्रवेश करेगी, तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। इस अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस प्रकार से जा रही है,
तो इसी प्रकार से इसको जाना चाहिए, जबकि ये इस प्रकार से नहीं जाएगी। बताओ क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हमें पता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो अब इस कंडीशन में ये क्या करेगी बच्चों? इस अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। समझना, मैं पूरी बात को सिखाऊंगा, आप नो टेंशन रहो यार। इसके माध्यम से आपने क्या सीखा? देखो बच्चों, यह आपतित किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन हो जाएगा, तो ये अपवर्तित किरण कहलाएगी। और जब ये पुनः वापस इस माध्यम से बाहर निकलेगी तो ये क्या कहलाएगी? निर्गत किरण कहलाएगी। तो इसके माध्यम से आपने क्या पढ़ा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, पहली कंडीशन। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और चाल घट जाएगी तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। परंतु जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, जिससे वह अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों का आप लोग क्या करना बच्चों? ध्यान रखना, ठीक है। और सब बातें मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न आपके सामने, फिर देखो एक न्यूमेरिकल, अच्छे प्रश्न है बच्चों, सब आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। आप लोग आराम से मेरे साथ जुड़े रहो। उम्मीद करूंगा आप लोग बोर भी नहीं हुए होंगे और प्रकाश जो है वो आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा। अब देखो अगला प्रश्न है आंकिक प्रश्न आपका। अब देखो, सुनो बच्चों ध्यान से। कोई अवतल दर्पण है, एक बात मुझे बताओ रे, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये आपका अवतल दर्पण है, अंदर की ओर वक्रित, बाहर की ओर परावर्तक आवरण, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ध्रुव P। यहाँ तक तो समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो भी अच्छी बात है, आ गया तो डबल अच्छी बात है। आना ही चाहिए, लेकिन नहीं में जवाब नहीं आना चाहिए बस। आगे सुनो बच्चों, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का। देखो बच्चों, कोई वस्तु है, सपोज करो वो वस्तु आपकी यहां पर रखी हुई है। अब मैंने कहा यह हमारा अवतल दर्पण है, तो यहां से लेकर यहां तक की पूरी जो दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। देखो आराम से समझो प्रश्न को, जल्दबाजी मत करो यार। कोई अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण है, अंदर की ओर वक्रित है, बाहर की ओर परावर्तक आवरण है। अवतल दर्पण अपने सामने इधर, सबको पता है यार वस्तु जो है ना वो हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का। अब देखो मैंने आपसे कहा बच्चों, वस्तु की ध्रुव से दूरी किससे प्रदर्शित की जाती है? U से प्रदर्शित की जाती है। वस्तु की जो दूरी वो हमेशा माइनस में आती है। क्यों? क्योंकि वस्तु को प्रतिबिंब के दर्पण के कौन सी तरफ रखा जाता है? बाईं तरफ रखा जाता है। बाईं तरफ सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो U का मान हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। एक काम आपका कंप्लीट हो गया। आगे प्रश्न कहता है बच्चों, किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस लाइन के ऊपर गौर करना बच्चों, मेरी बात को समझो। मान लो मैं 5 फुट का व्यक्ति हूं और मैं जब अवतल दर्पण के सामने जाऊंगा तो मेरा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, 3 गुना 5 या 15 फुट का प्रतिबिंब बनेगा। एक बात बताओ, अगर बच्चों मैंने ये कहा कि वस्तु की ऊंचाई h है
तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 3h। समझ लेना आप लोग ध्यान से मेरे साथ, ठीक है बच्चों। किसी बिंब का यानी किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बच्चों बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखो इसका मतलब यह हुआ वस्तु की ऊंचाई अगर h है तो जब प्रतिबिंब बनेगा वो 3 गुना बनेगा 3h। अब वास्तविक कब बनता है? वास्तविक कब बनता है? जब वो उल्टा होता है। उल्टा होता है जब वास्तविक बनता है। उल्टा कब होता है? जब ऋणात्मक होता है। तो याद रखना आप लोग बच्चों, विशेष रूप से आपको यहाँ पर याद रखना है, और वो क्या आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बच्चों कब बनता है? जब प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है। और उल्टा कब बनता है? जब वह ऋणात्मक होता है। तो यहाँ जो आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी वो क्या आएगी? -3h। कंफ्यूजन मत हो ना सर ये माइनस में कैसे आया, ठीक है। माइनस में क्यों आया? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर यहाँ पर आ जाता आभासी, आभासी होता तो सीधा बनता, और सीधा बनता तो फिर यहाँ पर माइनस की जगह बताओ आपका क्या आता? प्लस का चिन्ह आता। याद रखना, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई h है, रेडी। प्रतिबिंब की ऊंचाई -3h है। मैंने आपसे कहा आवर्धन निकालो, आपने कहा सर m बराबर होता है h डैश बटा h। मैंने कहा m बराबर h डैश। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? h डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो h डैश का मान कितना है? -3h। आपने कहा सर -3h। मैंने कहा बटे में क्या रखो? h। h से h कट गया। अरे सीधी सी बात कह दो, m का मान कितना आ गया? -3। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया। अब आपने कहा सर m का मान -3 आ गया, और m बराबर होता है v/u। बात कर रहे हैं दर्पण की, तो दर्पण में क्या होता है? -v/u। लेंस होता तो +v/u। अब m का मान कितना था? -3 बराबर -v/u। u का मान कितना है बच्चों? बताओ जल्दी से, u का मान कितना है? u का मान आपने देखा था -10, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 को 3 से गुणा करोगे -30। किसका मान आ जाएगा? v का मान। v क्या होता है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है बच्चों, ठीक है। कितनी आई? -30 सेंटीमीटर। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो आप कहोगे सर प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं है? उम्मीद करूंगा सभी प्यारे बच्चों को जरूर समझ में आया होगा। दिक्कत आए तो एक बार दोबारा पीछे से रोक के वापस चला लिया करो, ठीक है, फिर आपका काम हो जाएगा। आगे आ जाओ बच्चों, अगला प्रश्न। किसी लेंस की एक डाईऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखो किसी लेंस की एक डाईऑप्टर क्षमता, किसी लेंस की एक डाईऑप्टर क्षमता उस कंडीशन में होती है बच्चों जब उस लेंस की फोकस दूरी, उस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की जो क्षमता होगी वो एक डाईऑप्टर हमारे को क्या हो जाएगी बच्चों? प्राप्त हो जाएगी। ओके, अगला प्रश्न। फिर आपके सामने एक प्रश्न आ गया, किसको लेकर? आंकिक प्रश्न को लेकर। अब देखो कोई उत्तल लेंस, किसकी बात करा बच्चों बताओ? मैंने बात की यहां पर उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। याद हो गया होगा आप सभी को। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, देखो वास्तविक बनता है तो उल्टा होता है,
वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है तो लेंस की क्षमता भी क्या करो? ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट प्रश्न कर दो इसको, एग्जाम में आ जाए तो ये मान लो मजा आ जाए तुम्हारे को भी मेरे को भी। आएगा इन्हीं में से, टेंशन मत करना यार, काम हो जाएगा तुम्हारा सबका। देखो बच्चों, लगभग 1.5 घंटे का समय होने वाला है और कुछ 2-4 चीज़ें बची है। कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके, लेकिन समझाऊंगा ढंग से, बस काम यही है मेरा। एक एक लाइन को समझो बच्चों। कोई उत्तल लेंस, ठीक है, देखो ये हो गई आपकी बच्चों मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, अंदर की ओर परावर्तक आवरण लगा हुआ रहेगा, बाहर की तरफ क्या होगा? यह वक्रित होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो। फिर आपने सुना कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता। प्रतिबिंब की जो दूरी है लेंस से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो आपको कितनी दी गई है बच्चों? 50 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी को लिखा जाता है v। अब v का मान कितना हो गया बताओ? 50 सेंटीमीटर। एक बात मुझे बताओ रे, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब है, इसका मतलब आपका जो आवर्धन होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा? होगा ना ऋणात्मक। मैंने बताया था अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है तो आप लोग समझ लेना प्रतिबिंब जो दूरी होगी वो आपकी किस में आएगी? माइनस में, यानी माइनस का 50 सेंटीमीटर किसका मान हो गया बताओ? v का मान हो गया। v का मान माइनस का 50 सेंटीमीटर आपका आ गया। प्रश्न क्या कहता है? यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? बताओ, उत्तल लेंस के सामने इसको कहाँ रखा जाए? मतलब आपको ज्ञात करना है u का मान। बिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी, बिंब की आपकी सुई, इसका मान आपको ज्ञात करना है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, देखो प्रतिबिंब का साइज और बिंब का साइज समान है, इसका मतलब हो गया बच्चों h डैश का जो मान है वो किसके बराबर है? h के बराबर है। आवर्धन होता है m बराबर h डैश बटा h। आपको पता है कि सर h डैश का जो मान है वो किसके बराबर है? h के बराबर है। तो मैंने कहा h डैश अगर h के बराबर है तो आपने कहा सर यहाँ पे देखो चिन्ह जो है वो किसका आएगा? माइनस का आएगा। बताओ माइनस का चिन्ह क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है कि सर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक तथा उल्टा। तो ये तो माइनस आ गया, ये आपका बताओ h डैश आया कि नहीं आया? अब h डैश का मान किसके बराबर है? h के बराबर है। तो इस h की जगह मैं क्या रख दूंगा? यहाँ पर h डैश रखूंगा। h डैश से h डैश कट जाएगा। m का जो मान है वो आपको कितना प्राप्त होगा बच्चों? माइनस का 1। सुनना यार, प्रश्न ये कहता है कि जो प्रतिबिंब है उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। वेट करो थोड़ा। प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, यानी अगर वस्तु आपकी 5 सेंटीमीटर ऊंची है तो प्रतिबिंब भी आपका कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। तो माइनस क्यों आया? क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक तथा उल्टा। अगर आभासी तथा सीधा होता तो यहां पर आपका क्या आता? प्लस में आता। तो m का जो मान है वो आपको कितना प्राप्त हो गया? माइनस का 1। अरे भाई वेट करो। अब m बराबर होता है आपका v अपॉन u। m बराबर क्या होता है आपका? v अपॉन u। यहाँ v अपॉन u प्लस में आएगा क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लेंस की बात कर रहे हैं। अगर दर्पण की बात करते तो ये किस में आता? आपका माइनस का v अपॉन u।
ठीक है। अब देखो m का मान तो कितना था बताओ, -1 बराबर v जो था, अच्छा यहां आप लोग देखना v का मान कितना दिया गया था, सॉरी 50 सेंटीमीटर, ये माइनस नहीं होगा आपका बच्चों, यहां पर आप लोग याद रखना ये तो आपका प्लस में ही है, ठीक है, जो आपको प्रश्न में दिया गया है। तो v का मान आप कितना रखोगे बताओ, 50 रखोगे, बटे में आपका क्या आ जाएगा u, तो u को -1 से गुणा किया तो माइनस का u बराबर 50, प्लस के 50 इधर आएंगे तो माइनस के 50 और माइनस का u इधर आएगा तो प्लस का u। u का जो मान है वो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। अब u का मान आ गया, क्लियर है। v का मान आपको प्रश्न में दिया गया था, m का मान आपके पास कितना आ गया, -1। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, लेंस की क्षमता पूछी गई है। अब मैं कह रहा हूँ लेंस की क्षमता क्या होती है, P, और P का मान कब आएगा, जब 1/f ज्ञात करोगे। तो लेंस की क्षमता को ज्ञात करने से पहले आपके पास किसका मान होना चाहिए बच्चों, f का मान होना चाहिए, ठीक है। तो इस f का मान आप लोग ज्ञात करोगे पहले। अब आपने देखा सर u का मान हमने ज्ञात कर लिया, v का मान प्रश्न में दिया गया, f का मान ज्ञात करेंगे तो UVF में संबंध हो गया, वो क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र। यहाँ बात करें किसकी, लेंस की, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र होता है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f बराबर 1/v यानी 1/50 माइनस 1/u यानी u का मान कितना आ गया, माइनस का 50। क्लियर, सोल्व करो इसको। 1/f बराबर माइनस का 50 एकम माइनस का 50 माइनस वही 50 एकम 50 और नीचे आ जाएगा माइनस 25 2500। तो 1/f बराबर माइनस माइनस प्लस होता, आगे चिन्ह माइनस का, 50 में 50 जोड़े तो 100 और बटे में कितना आ गया, माइनस का 2500। 2 0 से 2 0 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 1/f का मान आया कितना, 1/25। यानी आप कहोगे सर f का जो मान आएगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारे को 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि f का मान है ना मीटर में चाहिए कब, जब क्षमता ज्ञात करोगे। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, आप कहोगे सर 1/1000 मीटर। तो 25 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 1/100 को गुणा कर देंगे 25 से, 25 से कम 25, 25 चौक 100 यानी 1/4। 4 का भाग देंगे तो 0.25 क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो बताओ 0.25 जो आएगा वो f का मान आ जाएगा किसमें, मीटर में, 0.25 मीटर। f का मान आ गया 0.25 मीटर। अब f का मान 0.25 मीटर आ गया बच्चों, तो हमें निकालना है लेंस की क्षमता P का मान। तो P बराबर आ जाएगा 1/f। f का मान आप लोग कितना रखोगे बताओ, 0.25। तो P बराबर पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो ऊपर 2 0 बढ़ेगी, पॉइंट हटेगा तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 25 चौक 100। आंसर आ जाएगा आपका 4 डायोप्टर। लेंस की क्षमता हमारे को क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इस प्रश्न को एक बार मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ, ढंग से सीख लो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो कोई उत्तल लेंस, बात करें हम लोग उत्तल लेंस की, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का, वस्तु क्या है हमारी सुई, उसका वास्तविक तथा उल्टा जो प्रतिबिंब है वो उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। अब देखो ये प्रतिबिंब की दूरी है जो आपको प्रश्न में दी गई है,
प्रतिबिंब की दूरी होती है बच्चों वी का मान आपको सीधा सीधा कितना दे दिया 50 सेंटीमीटर प्रश्न में आपको दिया गया है। अब मैंने आपसे क्या कहा, प्रतिबिंब की दूरी है 50 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न कहता है कि यदि इसका जो प्रतिबिंब का साइज है वो बिंब के साइज के बराबर है, मतलब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है। इसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व किया तो आपको पता चला कि सर एच डैश का मान एच के बराबर है, तो एच की जगह हमने एच डैश रखा, एच डैश से एच डैश कट गया, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों आया? यहाँ पे माइनस बच्चों इसलिए आया क्योंकि आपका प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तब यहाँ पर आपका क्या आता है, माइनस आता है, और आभासी बनता है तो यहाँ पर क्या आता है, आपका प्लस आता है। तो m का मान आपने निकाला, माइनस का 1 प्राप्त हो गया। आपको पता है सर m जो है वो बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई के बराबर, और वो बराबर होता है प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी बटा बिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, यानी किसके बराबर, v/u के बराबर। आपने कहा सर v की जगह v का मान रख दिया, u का मान हमने ज्ञात किया तो माइनस का 50 आ गया, v का और u का मान आ गया। आपको क्या निकालना था बच्चों, लेंस की क्षमता। आपने कहा सर लेंस की क्षमता तो p होती है, p का मान ज्ञात करेंगे, और p बराबर सूत्र होता है 1/f। तो अगर सर p का मान ज्ञात करेंगे तो f का मान हमें चाहिए। अब f का मान चाहिए तो आपने देखा सर v और क्या नाम से u हमारे को दिया गया, तो UVF में संबंध निकालो। वो निकालोगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v, यहाँ क्या आता है माइनस, और 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसको सोल्व किया लेंस सूत्र से, तो f का जो मान है वो कितना निकल के आ गया आपके पास में 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, तो 25 सेंटीमीटर में हो गए 0.25 मीटर f का मान। तो 1/f की जगह आपने रखा 0.25, नीचे का पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद में 2 अंक ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगी, 100 में 25 का भाग दिया 4। क्षमता किसमें आती है, डायोप्टर में। आंसर आ गया आपका 4 डाईऑप्टर। उम्मीद करूंगा सभी प्यारे बच्चों को समझ में आओगा जरूर। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न है आपका 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपने कहा f का जो मान है ये होगा आपका -2 मीटर। ठीक है ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, f का मान कितना आ गया, -2 मीटर। क्लियर बच्चों। आपको निकालना है क्षमता। क्षमता क्या होती है, P बराबर 1/f। देखो मीटर में दिया हुआ है ना, ठीक है, तो P बराबर आ जाएगा 1/-2। 1/2 का मतलब हो जाएगा कितना, 1/2 का मतलब हो गया, देखो 1 का मतलब होगा 100 सेंटीमीटर, 1/2 का मतलब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका मीटर में था। देखो 1 मीटर में सबको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 में 2 का भाग दोगे इतना आएगा 50 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस की क्षमता आपकी जो है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये 1 मिनट सुनना, प्रश्न है आपका 2 मीटर फोकस दूरी। तो आपको पता अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में आती है, तो f का मान हो गया -2 मीटर। आपको निकालना है अवतल लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f। f की जगह आप लोग मान रखोगे कितना, -2 मीटर। क्लियर। चलो 1/2 है, 1/2 का मतलब हो गया कितना आपका, आधा होता है 1/2 यानी। ठीक है, तो 1/2 का मतलब आधा हो गया। अब मीटर को अगर मान लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुना करते हैं, 100 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 50 आता है। राइट। चलो, और लेंस की जो क्षमता होती है वो किस में ज्ञात की जाती है, डाईऑप्टर में ज्ञात की जाती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, एक बात बताओ, अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, इसका मतलब आप कहोगे सर एफ का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ का मान -15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। कोई बिंब है, कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको लिखा जाता है v, और v का मान कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आपको बताना है बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। बिंब की लेंस से दूरी निकालनी है, मतलब आपको ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पर u का मान। क्लियर है। और आपको इसका किरण आरेख भी क्या करना है, एक बढ़ाना है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझते जाओ। सबसे पहले आप लोग याद करोगे u का मान, f आपको दिया गया, v आपको दिया गया है, और लेंस की बात की जा रही है, तो लेंस सूत्र आप लोग काम में लोगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/-15 बराबर 1/10 माइनस का 1/u। तो 1/-15 माइनस 1/10 बराबर -1/u। ठीक है, 10 को 1 से गुणा किया तो 10 माइनस के 15 को -1 से गुणा करोगे, 10 को 1 से गुणा किया 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 एकम 15, और नीचे आ जाएगा आपका 15 को 10 से गुणा किया तो -150 बराबर -1/u। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 10 और 15 कितने होंगे हमारे पास में 25, 25 बटा -150 बराबर -1/u। 25 दूनी 50, 25 थी 75, 25 चौक 6, ये हो जाएगा 25 छक्की 150, 1/-6 बराबर -1/u। u एकम u बराबर -6 एकम -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो u का जो मान है, देखना एक बार, f का जो मान था वो आपको प्रश्न में यहाँ पर कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो लेंस है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो f का मान हो गया -15 सेंटीमीटर। अब किसी बिंब का प्रतिबिंब, यानी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उसके लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो आपने कहा सर v का जो मान है वो कितना आ गया हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए लेंस सूत्र 1/v माइनस का 1/u। तो 1/-15 बराबर 1/10 और माइनस का 1/u। 1/-15 माइनस 1/10 बराबर माइनस का 1/u। 10 एकम 10 माइनस के 15 को गुणा किया आपने 1 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये गुणा हो जाएगा -150 बराबर -1/u। लेकिन देखना आप लोग, u जो होती है ना वो क्या कहलाती है, बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, जो हमेशा कैसी आती है, ऋणात्मक आती है। ये चीज़ आप सबको पता है, ये ऋणात्मक आएगी। तो यहाँ आपने देखा कि अवतल लेंस की बात की जा रही है, और प्रतिबिंब जो आपका बनेगा ना, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ मुझे बताओ, अवतल लेंस के अंदर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है, और आभासी और अगर सीधा होता है तो उस कंडीशन में बताओ प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कैसी आती है दोस्तों, ऋणात्मक आती है। तो ये हमारी गलती थी, यहाँ आपको क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। क्योंकि ध्यान रखना,
अवतल लेंस की दो स्थितियां मैंने आपको पढ़ाई थी, और दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और कैसा प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है। जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा प्राप्त होता है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता है यह जो मान होगा वो आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब आपका कहां पर बन जाएगा, उसके बाईं तरफ बनेगा, और बाईं तरफ सभी दूरियां कैसी होती है बताओ, ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा आपका -10, यानी यहां आपने रखा -10, ये हो गया आपके -10, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा कितना, -10 और 15, यहाँ आप रखोगे -10, तो -10 और ये बन जाएगा हमारा यहाँ से -15, तो यह आ जाएगा आपका -25, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ से आप लोग निकालोगे 1/6 बराबर -1/u, तो u एकम u बराबर -6, तो -6 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका वस्तु की दूरी। क्लियर है। अब आपको इसका किरण आरेख खींचना है। किरण आरेख में आप लोग थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी रखना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किरण आरेख भी आप इसकी सहायता से खींचना सीख जाओगे। देखो सबसे पहले में क्या चाहिए बताओ, एक मुख्य अक्ष चाहिए, यह आपकी मुख्य अक्ष आ गई। दर्पण कैसा चाहिए आपको, अवतल, सॉरी लेंस कैसा चाहिए आपको, अवतल चाहिए। अवतल लेंस आप लोग लोगे मतलब इस प्रकार का होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस, ये अवतल लेंस हो गया, ये कहलाएगा अवतल लेंस का द्वारक, और यह आ जाएगा आपका वक्रता केंद्र, सॉरी प्रकाशिक केंद्र O। इसमें हमारे को दो स्थितियों का ध्यान रखना है, एक आ जाएगा आपका अनंत, दूसरा आ जाएगा आपका फोकस F1। प्रतिबिंब आपका बनेगा, वस्तु हो सकती है अनंत या फिर आपकी हो सकती है F1 से परे, प्रतिबिंब आपका बनेगा F1 और O के बीच में, ठीक है ना। अब देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। क्लियर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का जो प्रतिबिंब है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा मतलब यहाँ से यहाँ तक की 15 है, तो एक बात बताओ, ये F1 है, ये 15 है, तो आधी कितनी हो जाएगी इसकी, 7.5, यानी लगभग आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ बन जाएगा आपका प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा। तो इसका आपको क्या खींचना है, किरण आरेख खींचना है। वस्तु की दूरी कितनी है आपके पास में, -6, यानी 6 सेंटीमीटर दूर। इसका आप लोग है ना खुद एक बार बनाकर प्रैक्टिस करना, फिर नहीं है तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, मैं आपको करवा दूंगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, आप लोग एक बार अपनी बुक में से देखकर उसको सॉल्व कर लेना। और इसके बाद आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन है बस आज के। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब ये है समतल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन है वो +1 कब प्राप्त होता है, जब वस्तु की दूरी किसके बराबर होती है, प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। जब वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है तो उस कंडीशन में आपको रेखीय आवर्धन का मान जो है वो कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस यहाँ आपका दिख गया, मतलब आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, इन 2 बातों का याद रखना। और लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, देखो उत्तल दर्पण चाहिए, यह आपका उत्तल दर्पण आ गया। क्लियर है।
चलो ये उत्तल दर्पण आ गया, ये आ गया आपके उत्तल दर्पण का ध्रुव P। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये हो गया आपका फोकस F। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो और प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करो? प्रकृति ज्ञात करो। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी F का जो मान है वो कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। दर्पण है तो दर्पण की फोकस दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर यानी वस्तु, तो वस्तु की दूरी क्या होती है बताओ? U। और वस्तु की दूरी किस में आएगी? माइनस में, क्योंकि वो हमेशा जो दर्पण होता है उसके बाईं ओर रखी जाती है। तो माइनस का 10 सेंटीमीटर U का मान आ गया। आपसे पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करोगे, V का मान। दर्पण की बात की जा रही है, दर्पण सूत्र का मिलो 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। 1/f यानी 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/-10। ठीक है, या सिंपल सा आप लोग है ना यहाँ से कर सकते हो। देखो 1/f आ गया, प्लस का 1/u बराबर किधर आएगा? तो माइनस का 1/u हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/v का मान। तो 1/f की जगह आप क्या रखोगे? 1/15 माइनस 1/u, u की जगह रखोगे माइनस के 10, बराबर आ जाएगा 1/v का मान। तो माइनस के 10 को गुणा किया 1 से, माइनस का 10 माइनस के 15 एकम 15 और नीचे आ जाएगा आपका माइनस का 150 बराबर 1/v। माइनस का 25 बटा माइनस का 150, ये कट जाएगा आपका 25 छक्के 150, 1/6 बराबर 1/v, यानी v का मान यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर बताओ क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी आ गई आपके पास में। क्लियर? और दूसरी चीज़, प्रतिबिंब की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति आप लोग ज्ञात करोगे, बात करें हम लोग किसकी? उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में आपको पता है प्रतिबिंब जो हमारे को प्राप्त होता है वो हमेशा आभासी और कैसा प्राप्त होता है? सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन, इसके आंकिक प्रश्न। ठीक है बच्चों।